नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से द IR शो में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक है कि क्या चाइना जो है वो आने वाले समय में युद्ध छेड़ेगा। अब इस पे देखिए सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे इवेंट्स और रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कहीं ना कहीं अब ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या चाइना आने वाले समय में युद्ध कर सकता है, क्योंकि देखिए चाइना को वो चीज़ फेवर ही करेगी। अब इस चर्चा को हम लोग अपनी शुरू करते हुए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर ये कहा जा सकता है कि चाइना जो है वो आने वाले समय में युद्ध करेगा। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। शुरू करते हुए अपना जो हम पहले ये देखते हैं कि कंटेक्स्ट ऐसा क्या है जिसकी वजह से अब ये सब बातें होने लगी हैं। तो आप ये BBC वगैरह के तमाम आर्टिकल छपे हुए हैं, ये 2 जून 2021 के आर्टिकल हैं, जिसमें जो है साफ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द मलेशिया एयरफोर्स द चाइनीज़ एयरक्राफ्ट वर फ्लाइंग इन द टैक्टिकल फॉर्मेशन एट अप टू द 27,000 फीट एंड केम विद इन 60 नॉटिकल माइल्स ऑफ द सारावाक मलेशिया स्टेट ऑन द आइलैंड ऑफ द बोर्नियो। यानी सोचिए कि जो मलेशिया की जो स्टेट है सारावाक, इसको हम लोग मैप में भी देखेंगे। सारावाक के सोचिए वो जो उनका एयर स्पेस है उनके 110 किलोमीटर के अंदर चला आया था। तो सोचिए बहुत बड़ी बात है, ये किसी एक कंट्री की सॉवरेनिटी को चैलेंज है। अगर चाइनीज़ प्लेन ऐसा कर रहे हैं तो एक तरीके से वो मलेशिया की सॉवरेनिटी को जो है वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से जो है वो चाइना जो है वो अपने एग्रेशन को बढ़ाता जा रहा है और इसके पीछे कई कारण हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि साउथ चाइना में जो चाइना है वो किस तरीके से साउथ चाइना सी में किस तरीके से डिस्प्यूट को लगातार बढ़ा रहा है और अपनी हेजिमनी को वो लगातार जो है वो इस्टेब्लिश्ड कर रहा है और उसको जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी जो हेजिमनी है वो अनचैलेंज्ड है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर मलेशिया के जो उनके मलेशिया के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने जो है वहाँ के जो चाइनीज़ एनवॉय है उनको बुलाया और उनसे जो है अपना अपोजिशन जो है रजिस्टर करवाया। लेकिन इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि चाइना की फितरत कैसी है, वो इन सब बातों से कितना मानने वाला है। तो अब हम लोग चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हुए देखते हैं आखिर वो रीज़न कौन से हैं कि जिसकी वजह से चाइना ऐसा कर सकता है या चाइना युद्ध छेड़ेगा। पहला रीज़न आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कोविड-19 इन्वेस्टिगेशन इशू। आप लोग जान रहे हैं कि इस समय फिर से जो है वो कोविड-19 के जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लेके जो है वो डिमांड उठने लगी है, जिसमें USA ने जो है वो CIA को सौंप दिया है कि वो 90 डेज़ के अंदर जो है वो इसको रिवील करे कि वो ओरिजिन क्या थी वायरस की, वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। दूसरी बात, इसका जो है समर्थन UK ने भी किया है और साथ ही साथ भारत ने भी, इंडिया ने भी ये कहा है कि ये तो पता ही लगना चाहिए कि जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है और जो भी इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं उनको पूरी तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए। यानी ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है और लगभग जो है अब चाइना को इससे बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इससे उसकी जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो रही है, जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि वो जो अपना ग्लोबल लीडर बनना चाहता है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है इस सपने पे। तो ये कोविड-19 का जो इन्वेस्टिगेशन इशू है इससे वो ध्यान हटाने के लिए भी किसी न किसी देश के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है, या अटैक ना करे तो एक मिनी स्केल का एक वॉर तो छेड़ ही सकता है कि जिससे क्या हो कि पूरे जो विश्व के जो देश हैं उनका जो ध्यान जो है वो भटके इस मुद्दे पे आ जाए और ये चाइनीज़ ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो मुद्दा है ये हट जाए। अभी आप लोग को मालूम ही होगा कि इनका जो ग्यांगजू प्रोविंस है वहाँ पे कोविड का नए केसेस पाए गए हैं। साथ ही साथ एक यहाँ पे आपको मालूम होगा यहाँ पे H10N3 करके एक न्यू जो है वायरस पाया गया बर्ड फ्लू का, जो कि ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है आराम से। तो आप समझ सकते हैं ये जिग्यांसू प्रोविंस करके है, वहीं पे पाया गया है। तो ये सब बातें आप समझ सकते हैं कि ये सब बातें कलेक्टिवली जो है वो चाइना पे कितना प्रेशर बना रही हैं। अब चाइना की इकनॉमी की बात करें तो देखिए चाइना बताए कुछ भी, लेकिन देखिए डाउन तो उसकी इकनॉमी भी हो रही है, क्योंकि अब उसके अफ्रीकी जो नेशंस हैं उनसे रिलेशन उसके ख़राब हो रहे हैं। साथ ही साथ जो कोविड-19 है वो उसने इसकी भी जो है क्रेडिबिलिटी पे काफ़ी सवालिया निशान लगाया, जिसकी वजह से इसका जो काफ़ी एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हुआ है। तीसरी बात, अब जो लोगों के जो कई देशों के जो इनसे रिलेशन ख़राब हुए हैं, जैसे आपको अभी याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल में आपसे चर्चा की थी कि किस तरीके से जो है लिथुआनिया जो है
वो लिथुआनिया ने इनके जो 17+1 का जो ग्रुप है उससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी। साथ ही साथ उसने कहा है कि हमें एक नए ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। तीसरे की बात करें, चैलेंजेस फेसिंग इन द वर्ल्ड, इन दोनों मिले जुले जो ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके जो मैंने आपके पॉइंट्स बताए वो आप समझ ही रहे हैं कि अब हर देश जो है इनको चुनौती देने लगा है। समोआ जैसा छोटा जो देश था वो इनका जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट BRI है उससे उसने बाहर होने की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रांत ने जो है BRI से बाहर होने की घोषणा कर दी। लिथुआनिया ने बता ही दिया कि हमें फिर से कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं मिला जुला के अब इनकी जो ये लीडरशिप जो बनना चाह रहे थे, इनकी जो लीडरशिप को ये प्रूव करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ताइवान की आप बात करिए, ताइवान इनको तो वैसे भी चैलेंज देता रहता है चाइना को, और ताइवान चाइना के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल इशू है। देखिए इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जॉन सीना ने उनकी एक नई मूवी आ रही फास्ट एंड फ्यूरियस 9 करके, उसमें उन्होंने ताइवान को जो है उन्होंने कंट्री कह के रिफ़र कर दिया कि इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पहली बार जो है फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म जो है रिलीज़ होगी। अब इतनी ही बात पे चाइना ने इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर किया कि अगले ही दिन जॉन सीना को अपनी माफ़ी मांगनी पड़ी। चाइनीज़ लोगों से उन्होंने माफ़ी मांगी, बाकायदा उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई जो उन्होंने ताइवान को ये कह दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके लिए कितना सेंटिमेंटल इशू है ताइवान। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत ये इसको कवर करना ही चाहते हैं। जिनपिंग का तो विज़न है कि इसको 2022 तक मिला लेना है। तो अब देखिए करते क्या हैं। साथ ही साथ जो चाइना के जो और विज़न है, जैसे BRI का प्रोजेक्ट जो इनको 2049 तक जो है इनको सुपर पावर बनाएगा इकनॉमी में, ये इनका ड्रीम है। हालांकि इकनॉमी में तो अभी भी चैलेंज देने ही लगा है USA को, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई कोविड की वजह से। मेड इन चाइना इनका विज़न है एक, जो इन्होंने सोचा है कि इनको 2049 तक विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनना है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व में जो भी प्रोडक्ट हो वो मेड इन चाइना हो, ये इनका विज़न है। और सर सारे टारगेट्स उन्होंने 2049 के लिए क्यों रखे हैं? क्योंकि जो CPC है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको CPC कहते हैं, ये 1949 में ही इसने जो है ये फ्री चाइना की जो है इस्टेब्लिश किया था ऑफिशियली रूप से। तो इसीलिए इसके 100 साल पूरे होंगे और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने अपने विज़न रखे हैं। और चाइना अपने विज़न्स पे देखिए बहुत सीरियसली काम करता है, इस चीज़ को आप लोग को सीरियसली लेना पड़ेगा। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, तो इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी सोचा है कि 2049 तक मिलिट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि कहीं से भी इनकी मिलिट्री को कोई चैलेंज ना दे सके। कुछ दिन पहले अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि इस समय जो इनकी जो नेवी है वो विश्व की सबसे लार्जेस्ट नेवी है इस समय, यानी उसने USA को भी पीछे कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है चाइना के पास इतने रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अपना जो है वो युद्ध कर सकता है। इससे एक बहुत बड़ा जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा। बाकी इधर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े इनके जो एडमिरल थे, रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टार्क विद्रिस, इन्होंने जो है ये बताया कि 2034 तक जो है किस तरीके से चाइना और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो युद्ध लड़ सकते हैं, जिसमें युद्ध के बाद जो है जिसमें इंडिया एज अ सुपर पावर उभरेगा। साथ ही साथ ये युद्ध किसकी वजह से होगा, इन्होंने बताया कि वो ताइवान की वजह से होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं सबके अप्रहेंशन है कि ताइवान की वजह से युद्ध होगा ही होगा। और देखिए चाइना कर भी सकता है, एक तो उसको वन चाइना पॉलिसी के तहत उसको अपने में कब्जे में करना है, दूसरा ये कि ये सबसे अच्छा समय होगा विश्व का जो ध्यान है जो उसके इन्वेस्टिगेशन पे जा रहा है कोविड पे, उससे ध्यान खींचने के लिए, जो चाइना की जो इमेज स्पॉइल हुई है इन सब चीज़ों की वजह से, उसको फिर से रीगेन करने का। क्योंकि उसकी जो इमेज है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, उनके खुद के अपने देश में भी स्पॉइल हुई है। आपको याद होगा कि 14 या 15 जून का मामला था 2020 का, जब गलवान वैली का क्लैश हुआ था। गलवान वैली क्लैश हुआ था जिसमें भारतीय 20 सैनिक शहीद हुए थे, और चाइना के तमाम रिपोर्ट्सों में पाया गया था कि 40 से 45 जो है सैनिक इनके शहीद हुए थे। भारतीय जनता ने किस तरीके से अपने शहीद के सैनिकों को, अपने शहीद हुए सैनिकों को जो है सम्मान दिया। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ भारत ने इतना सम्मान दिया, उनको पहचान दी, वहीं चाइना ने जो है अपने मात्र 4 सैनिकों को इतने समय बाद जो है पहचाना कि वो शहीद हुए हैं।
तो इस तरीके से आप इनकी हिपोक्रेसी को समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपने इमेज बिल्डिंग के लिए जो है ये कुछ भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि इस समय जो है चाइना जो है, आर्टिकल आया था 29 मई का ही आर्टिकल था कि जिसमें ये हुआ कि चाइना जो है वो अपनी जिंगजियांग जो मिलिट्री कमांड है उसको बहुत मजबूत कर रहा है इस समय, और वहाँ पे जो है सेना की डिप्लॉयमेंट और जो वेपन्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट को बढ़ाता जा रहा है। हालांकि भारत भी इसी हिसाब से अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ाता जा रहा है, जबकि डी एस्केलेशन की बात चल रही थी और इस तरीके से LAC के पास अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब उसके मन में कुछ ज़रूर चल रहा है। ये उसकी परेशान करने वाली टैक्टिक्स भी हो सकती है, लेकिन ये तो तय है कि उसके मन में कुछ ना कुछ तो देखिए चल रहा है और उसका भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और गलवान वैली ने साबित कर दिया कि चाइना का जो भरोसा है वो कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ उसने मॉडर्न जो है वो टैंक्स अपने जो है डिप्लॉय किए हैं, व्हीकल्स हैं डिप्लॉय किए हैं, साथ ही साथ उसने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया है जिसको HQ-17A कहा जा रहा है। तो किस तरीके से वो अपने लेटेस्ट वेपन को डिप्लॉय कर रहा है और अपनी जो जिंजियांग मिलिट्री कमांड है उसको भी अब वो क्या कर रहा है, मॉडर्नाइज़ कर रहा है। यहाँ आप ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कुछ दिन पहले ही इनका स्टेटमेंट आया था 25 मई को कि चाइना जो है वो वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो ताइवान को जीत सके। तो इस पर USA वगैरह के भी काफ़ी कमेंट आए थे। इस पर मैंने एक आपसे आर्टिकल भी शेयर किया था कि चाइना जो है वो USA का फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है। तो उसको आप देखना चाहे तो पीछे जाके अपना जो है देख सकते हैं। और तो ये था इशू कि ताइवान भी बता चुका है कि किस तरीके से जो है चाइना अटैक कर सकता है। साथ ही साथ आप चाइना की जो लेटेस्ट है, इनका जो इंसिडेंट हुआ है जो आज ही का है, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने इनके एक ब्लॉगर थे, काफ़ी फेमस ब्लॉगर हैं, उनका नाम है क्यू जिमिंग, और इनके आप समझ लीजिए कि 2.5 लाख तो फॉलोअर्स हैं। वाइबू करके इनका एक चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर ये ब्लॉग करते हैं और इनके जो है 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। और उसके बाद इन्होंने बस खाली ये क्वेश्चन इन्होंने कर दिया था कि मुझे नहीं लगता है कि 4 लोग मारे गए हैं। तो इस पे जो है इनके ऊपर जो इन्होंने जो चाइना ने जो नया जो कानून बनाया था डिफेमेशन ऑफ मार्टिन्स एंड हीरोज़ के ऊपर कि कोई भी डिफेमेशन करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो सख्त से सख्त कार्रवाई अब इन्होंने कर दी है और इसके पहले जो विक्टिम हुए हैं वो यही क्यू जिमिंग हुए हैं, जिनको जो है 8 महीने की इनको सज़ा दी गई है। 8 महीने इनको जेल में डाला जाएगा। और सोचिए जज का क्या कहना है, ये जज का यहाँ आप स्टेटमेंट पढ़िए कि ये लाइटर सज़ा है उनके लिए, मतलब ये तो उनको बड़ी हल्की सज़ा मिली है। अगर उन्होंने अपना कन्फेस ना किया होता, यहाँ देखिए लिखा है, उनको जो है मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा हो सकती थी, सेंटेंस बिकॉज ही हैड कन्फेस्ड टू हिज क्राइम। उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया और उनको सोचिए बाकायदा 1 घंटे का उनका जो है लाइव टेलीकास्ट करवाया गया और उनकी जो माउथ पीस जो है ग्लोबल टाइम्स वगैरह उसने उसको कवर किया। किस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरा जो है आत्मा को कुछ समझ में नहीं आया, जो मैंने ऐसे कह दिया, मैंने गलती से ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सोचिए किस तरीके से इनका प्रेशर है जो इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो यही हिपोक्रेसी है दोस्तों। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते रहिए, लेकिन जो असलियत है वो असलियत है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो असलियत है वो क्या है। तो इसलिए ये चाइना की असलियत है। बाकी चलिए चलते चलते हम लोग मैप में वो लोकेशन देख लेते हैं जहाँ पे चीज़ें हुई हैं। ये आप देख सकते हैं सारावाक स्टेट। ये दोस्तों ये आप ब्रुनई आइलैंड देख रहे हैं पूरा, ये यहाँ 3 यहाँ देश पड़ते हैं। एक तो देखिए ब्रुनई खुद हो गया, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है आपका मलेशिया का और ये वाला हिस्सा है आपका इंडोनेशिया का। तो ये ब्रुनई है। इसके बाद जो है दोस्तों एक और मैप हम लोग देख लें। तो एक और मैप में यहाँ जो आप एरो से देख रहे हैं, ये जो एरो से पॉइंट बने हुए हैं, यहीं पे जो है यहाँ पे बीच में एकदम सेंटर में आपका पड़ता है सेनकाकू आइलैंड, जो इनका जो है जापान से लेके जिनका इनका डिस्प्यूट चल रहा है। आप सोचिए इनके किससे नहीं डिस्प्यूट चल रहे हैं। जापान से चल रहा है सेनकाकू को लेके, साउथ चाइना सी में स्पार्टले आइलैंड को लेके चल रहा है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं स्केरबोरो आइलैंड है, ये सब फिलीपींस वगैरह के हैं, वहाँ चल रहा है। रियो आइलैंड पे इन्होंने एक बार लड़ाई कर ली थी तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था। वियतनाम के साथ इनका चल रही है लड़ाई। यहाँ आप देख सकते हैं साउथ कोरिया के साथ भी इनकी छुटपुट होती रहती है।
तो लाओस और वियतनाम के साथ तो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा है, म्यांमार के साथ भी इनकी चलती रहती है, भारत के साथ अरुणाचल में चल रहा है, लद्दाख में चल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कितना इन्होंने डिस्प्यूट बना के रखा हुआ है और इनके कितने डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी को, तो ये पूरा अपना ही बताते हैं। इनके अनुसार जो 2000 साल पहले जो पूरा जो क्षेत्र था इन्हीं का था, तो इस हिसाब से तो फिर भारत के हिस्से में सारा अफ़गानिस्तान और ईरान वगैरह आ जाना चाहिए। तो लेकिन अब इनके हिसाब से इनकी जो थ्योरी है वो अलग है और ये वन चाइना पॉलिसी को बना के ही रहेंगे। इन्होंने कहा है भले ही इनके वन चाइना के ही खुद 4 टुकड़े हो जाएं, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जिस कदर ये एग्रेशन अपना दिखाते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, आने वाले समय में ज़रूर इन्हीं के कहीं 4 हिस्से ना हो जाएं, क्योंकि जिंगजियांग प्रोविंस को इन्होंने भी कब्ज़ा ही किया है, पूरा तिब्बत इन्होंने कब्ज़ा ही किया है, ऊपर मंगोलिया के पास से इन्होंने कब्ज़ा ही किया है, ये मंचूरिया वाला हिस्सा भी इनका जो है कब्ज़ा ही किया हुआ है। तो ये सब भी देखिए कहीं ना कहीं एक दिन इनके अलग ना हो जाएं ज़्यादा कब्ज़ा करने के चक्कर में। तो दोस्तों आज के लिए जो टॉपिक था उसको मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आप लोग को सब समझ में आया होगा, और आप लोग की कोई भी राय हो तो आप लोग उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।